नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज 29 जनवरी 2026 है और अगले कुछ मिनटों में हम पिछले 2 दिनों की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कानूनी खबरों की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किस अदालत ने क्या कहा, बल्कि उन फैसलों के पीछे के पैटर्न को भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे का जो कानूनी महत्व है और समाज पर उनका जो असर है उसे समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। और लगता है सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कुछ बहुत ही कड़े रुख अपनाए हैं। हाँ बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे से जो लगभग हर शहर की कहानी है, आवारा कुत्तों की समस्या। हाँ, ये मामला तो अब सिर्फ गली मोहल्लों का नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और सुनने में आया है कि कोर्ट का रुख बहुत सख्त था। सख्त से भी कहीं ज्यादा। अदालत ने राज्यों के अब तक के एक्शन को टोटल आई वॉश कह दिया। टोटल आई वॉश? हाँ, मतलब सिर्फ दिखावा। जी बिल्कुल। यही अदालत का कहना था कि समुद्र तटों पर कुत्तों के हमलों से, जैसे गोवा में, पर्यटन तक प्रभावित हो रहा है। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोर्ट सिर्फ कुत्तों की समस्या पर टिप्पणी नहीं कर रहा था। तो फिर असली निशाना क्या था? असली निशाना है प्रशासनिक विफलता। कोर्ट का संदेश साफ है, आप सिर्फ मीटिंग करके और कागज पर प्लान बनाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। यानी जमीन पर नतीजा दिखना चाहिए। बिल्कुल, ये सीधे सीधे गवर्नेंस और एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही का मामला है। और जवाबदेही से ही जुड़ा एक और बड़ा मामला जो शिक्षा जगत से है, वो यूजीसी के 2026 के नए नियमों का है। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामला है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है ना? जी, और याचिका में कहा गया है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। किस तरह का भेदभाव? याचिका कहती है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को शिकायत निवारण का वो मौका ही नहीं देते। अच्छा। और अदालत इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। ये मामला आप देखिए, शिक्षा में समानता और आरक्षण की नीतियों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। और इसी से जुड़ी एक और खबर थी। 10 साल पहले रोहित वेमुला की दुखद घटना के बाद अब यूजीसी ने भेदभाव विरोधी सख्त नियम बनाए हैं। हाँ, वो भी है। तो ये पूरी बहस को एक नया आयाम देता है। चलिए अब कुछ और अहम मामलों पर नजर डालते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में थे। छात्रों के लिए पोस्टल बैलेट वाला मामला। जी, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इसमें मांग क्या है? मांग ये है कि जो छात्र पढ़ाई के लिए घर से दूर रहते हैं, उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाए। ये तो बहुत जरूरी है। और मणिपुर हिंसा? उस मामले में अदालत ने जस्टिस गीता मित्तल समिति का कार्यकाल वो 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। ये समिति वहां राहत और पुनर्वास के कामों की निगरानी कर रही है। अच्छा, और एक एसिड अटैक मामले में भी कोर्ट ने एक बहुत तीखी टिप्पणी की। हाँ, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। अदालत ने पूछा कि एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए आरोपी की संपत्ति ही क्यों नहीं जब्त की जा सकती। ये तो पीड़ितों के प्रति न्याय के नजरिए में एक बड़े बदलाव का संकेत है। बिल्कुल, फोकस अब सजा से ज्यादा पीड़ित के पुनर्वास पर आ रहा है। एक वक्फ अधिनियम का भी मामला था। जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वक्फ अधिनियम 1995 सिविल अदालतों के अधिकार क्षेत्र को खत्म नहीं करता। मतलब वक्फ न्यायाधिकरण को हर मामले पर असीमित अधिकार नहीं है। और मदुरै मंदिर विवाद? उस मामले में अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले प्रदर्शनकारियों से जुड़ी याचिका पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। चलिए अब हाई कोर्ट्स का रुख करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में समीर वानखेड़े से जुड़ा एक बड़ा फैसला आया। हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े का जो मानहानि का मुकदमा था नेटफ्लिक्स सीरीज के खिलाफ, जी, बैस्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। वजह क्या बताई? वजह ये कि अदालत के पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र यानी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। ये फैसला मनोरंजन उद्योग और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच की रेखा को और साफ करता है। सही कहा। और टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक अनोखा मामला भी सामने आया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM और एक्टर पवन कल्याण के बेटे का AI जेनरेटेड वीडियो। हाँ, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये पर्सनालिटी राइट्स और डीप फेक तकनीक के दुरुपयोग का एक क्लासिक उदाहरण है। ये पर्सनालिटी राइट्स का कॉन्सेप्ट भारत में अभी भी कानूनी तौर पर बहुत नया है ना? कोई एक ठोस कानून तो है नहीं इस पर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए ये फैसला इतना अहम है। अदालत ने बिना सहमति के किसी की पहचान, नाम या तस्वीर के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। ये AI के दौर में निजता और पहचान की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला है। यकीनन। इसके अलावा भी हाई कोर्ट्स में कई अहम मामले सुने गए, जैसे
इलाहाबाद हाईकोर्ट का गिरफ्तारी के नियमों पर फैसला। जी, ये बहुत बड़ा फैसला है। अदालत ने कहा है कि गिरफ्तारी का आधार लिखित में देना अनिवार्य है, और अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा न करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाएगा। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बहुत मजबूत करता है। और वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी भी काफी सख्त थी। बहुत ज्यादा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी और नवी मुंबई नगर निगम के कमिश्नरों को चेतावनी दी है कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो उनकी सैलरी रोकी जा सकती है। सैलरी रोकी जा सकती है? ये तो बहुत बड़ा कदम है। हाँ, ये एक तरह से सिस्टम को शॉक ट्रीटमेंट देने जैसा है। अच्छा, कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर भी कोई फैसला आया? जी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सियों पर लगे सरकारी प्रतिबंध को रद्द कर दिया है, जिससे एग्रीगेटर्स और बाइक मालिकों को बड़ी राहत मिली है। और जजों के तबादले को लेकर जस्टिस उज्जवल भुइया ने भी कुछ कहा। हाँ, उन्होंने जजों के तबादलों में कार्यकारी प्रभाव यानी एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस पर चिंता जताई है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक नई बहस छिड़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में आतंकी फंडिंग का भी एक मामला था। जी, अदालत ने इंजीनियर राशिद की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आतंकी फंडिंग के आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। और अंत में केरल हाईकोर्ट की वो टिप्पणी जिसने सबका ध्यान खींचा। हाँ, एक विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि एक अविवाहित पुरुष के कई सहमति वाले यौन संबंध होने में क्या गलत है। ये टिप्पणी भी समाज की बदलती नैतिकता पर एक सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल। अब कुछ ऐसी खबरें जो सीधे तौर पर बड़े राजनीतिक चेहरों से जुड़ी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। जी, बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने MUDA भूमि आवंटन मामले में लोकायुक्त की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। तो उनके लिए ये एक बड़ी कानूनी जीत है। बहुत बड़ी। और इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी एक मामले में राहत मिली है। हाँ, दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें ED के समन पर पेश न होने के मामले में बरी कर दिया है। बरी होने के बाद उन्होंने सत्यमेव जयते भी कहा। जी, ये मामले दिखाते हैं कि कानूनी प्रक्रिया कैसे राजनीतिक हस्तियों के करियर को प्रभावित करती है। और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल, उन्हें भी महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। ये भी एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला था जिस पर सबकी नजरें थी। तो ये थी पिछले 48 घंटों की वो बड़ी कानूनी खबरें जिन्होंने अदालतों से लेकर आम लोगों के जीवन तक हलचल मचाई। हमने देखा कि कैसे न्यायपालिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रशासनिक जवाबदेही और नई तकनीक की चुनौतियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इन सभी मामलों से एक बात तो साफ है कि कानून एक जीवित दस्तावेज की तरह है जो समाज के साथ साथ विकसित होता है और हर दिन नई चुनौतियों का सामना करता है। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। जाते जाते एक सवाल। आज हमने देखा कि अदालतें कैसे हर छोटे बड़े मुद्दे पर हस्तक्षेप कर रही हैं, चाहे वो आवारा कुत्तों का मामला हो या वायु प्रदूषण का। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये न्यायपालिका का बढ़ता दायरा है या फिर बाकी संस्थाओं की विफलता जो अदालतों को ये भूमिका निभाने पर मजबूर कर रही है।